वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने शब्दों के वर्गीकरण में विकारी और अविकारी पढ़ चुके थे और आज उस विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है ना। तो आज सबसे पहले इन चारों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लें, क्योंकि जो भी प्रश्न संज्ञा से संबंधित आता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो उसका पूरा विस्तार से हमको जानना चाहिए, उसकी जानकारी पूरी विस्तृत होनी चाहिए, है ना। तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, है ना, वो हम उसको बना पाएंगे हम। तो अब सबसे पहले हम विकारी शब्दों के अंतर्गत सबसे पहले जो संज्ञा है, तो पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे, है ना। विकारी में जो आता है हमारा संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में पहले जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है कि कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। लेकिन वो 5 भेद ऐसे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन 5 भेद में से जो हमारा द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये है। हाँ, तो इससे भी प्रश्न आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 3, 5, 7 और 9। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कि अरे संज्ञा के तो 3 भी भेद होते हैं और 5 भी है, तो इसमें हम क्या डालेंगे। कन्फ्यूजन है इसमें कि 3 डालें कि मेरा आंसर राइट होगा या 5 डालें कि मेरा आंसर राइट होगा। उस समय क्या करना है आप लोगों को, उस समय अगर दोनों ऑप्शन में रहे 3 और 5, उस समय आप लोग क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन में रहेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 भेद हैं। उसमें ध्यान देना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उसमें पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर, ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे 3 डालेंगे। और अगर व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं रहेगा, सिर्फ सिंपल पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं और 3 के जगह पे 2 रहेगा, तब तो वहाँ पे आसानी से हम लोग क्या डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब वहाँ पे हम लोग 3 डालेंगे। अगर ऑप्शन में 3 और 5 दोनों रहेगा तो हम लोग 3 डालेंगे, हमारा आंसर राइट होगा। और अगर ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने हैं और ऑप्शन में रहेगा 2, 5, 7 और 9, तो आराम से हम लोग उसमें 5 डाल सकते हैं। ठीक है, अब है कि संज्ञा से ये भी जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये भी संज्ञा का जो है प्रश्न वो आता ज़रूर है। अब संज्ञा के 3 भेद हम बता दिए और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो 2 भेद है वो भी हमने बताया। अब हमको जानना है कि संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा।
ये अक्सर हमेशा आता है। संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं और क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं। ये चारों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इससे आधारित प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि संज्ञा से भाववाचक किस प्रकार बनेगा, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगा और विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा और क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सबका उदाहरण जान लेना बेहद ज़रूरी है ना। अब संज्ञा से भाववाचक बनाना है, सर्वनाम से बनाना है, विशेषण से बनाना है और क्रिया से बनाना है। और इसमें एक चीज़ और हम जान लें कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ शब्द जो हैं उनको हमेशा याद रखिए, तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे है पा, पन, हट, वट, ई, ता, त्व। ठीक है, पा, पन, हट, वट, ई, ता, त्व। इन शब्दों को जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि पा, पन, हट, वट, ई, ता, त्व जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसको याद कर लेना है। अब जैसे है कि हम बूढ़ा दें तो बुढ़ापा से हम बुढ़ापा जोड़ेंगे, बूढ़ा से बुढ़ापा। पन, बचपन, अगर बच्चा दिया हुआ रहेगा हाँ तो बच्चा से हम क्या बना लेंगे, बचपन। हट, घबराहट, घबराना से घबराहट बनाएंगे। बनाना से बनावट। ई से कमाना, क्रिया है, कमाना से कमाई। ता से मधुर, मधुरता। और त्व से अपना हम देंगे तो अपनत्व। मम देंगे तो ममत्व। ठीक है। अब है कि कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं, उससे भी हमारा भाववाचक बनता है। जैसे कि हम मम दे दिए, अहम दे दिए, अपना हो गया, सर्व हो गया और स्व हो गया। ये अब इन सब का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मम से ममत्व या फिर ममता भी हो सकता है। मम से ममत्व, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन भी हो सकता है और अपनत्व भी हो सकता है। अगर हम अपनत्व हम यहाँ पे देते हैं तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे त्व है और मैंने बताया कि इन शब्दों को याद कर लेना है ताकि भाववाचक संज्ञा हमारा बन जाए आसानी से। सर्व, सर्व से हम क्या बनाएंगे, सर्वस्व। स्व से हम क्या बनाएंगे, स्वत्व। ठीक है। और यहाँ पे एक आधा त और य भी होता है, त्य भी होता है। अगर हम पंडित देंगे, पंडित का भाववाचक संज्ञा हमारा बन जाएगा पांडित्य, यहाँ भी त्य है। तो ये सबको याद कर लेना है कि इन शब्दों को हम जोड़ करके भाववाचक संज्ञा आसानी से हम बना सकते हैं और हमारा 1 मार्क्स हमारा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है कुछ प्रश्न है, मैंने कुछ प्रश्न रखा है, उसमें से भी आप लोग देख लेंगे कि वो अध्यापक पात्रता परीक्षा का वो प्रश्न है और बैंक की परीक्षा है और एसएससी की परीक्षा है और लेखाकार की परीक्षा है। इन परीक्षाओं में जो संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, जो मैंने बता दिया। उसमें आप लोग डालेंगे 3। ठीक है। दूसरा प्रश्न रेलवे में पूछा गया है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है
है ना। अब इसमें है कि ये रेलवे का प्रश्न पूछा गया था कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन में है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक आंसर राइट होगा, क्योंकि मैं बता चुकी थी अभी किता, पन, हट, वट, ई, है ना, वो सब से जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा तो है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। आपका 1 मार्क्स हो गया। सेकंड प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में जो शब्द है बुढ़ापा मोटे अक्षर में है, उसका अभिसंज्ञा बताइए। वो भी हम बताए कि पा हमको जोड़ना है बुढ़ापा, तो ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ भी आप 1 मार्क्स सिक्योर कर लिए। तीसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब जैसे भाववाचक संज्ञा में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें से आंसर क्या होगा। पहला हम लिखे लड़कापन, लड़कपन, लड़काई और है लड़काईपन। ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा इसमें से चुनना है, क्या सही होगा। मैंने बता चुका था कि पन भी जोड़ना है। हाँ, बस वो जो भी हम बता दिए ना, उसको एकदम याद कर लीजिए कि इन शब्दों से जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब हम बताएं कि पन भी जोड़ना है ना, लास्ट में पन जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब यहाँ पे है पन, तो यहाँ भी है, पन तो यहाँ भी है, यहाँ पे लड़काई है, पन यहाँ भी है। तो ये तो लड़काई तो पहले ही खत्म हो गया। अब है लड़कापन, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी खत्म हो गया। लड़काईपन, ये भी गलत है, लड़काईपन नहीं होता है। लड़कपन यानी कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है। अब इसके बाद है एक प्रश्न और है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। ये बैंक परीक्षा में आया हुआ था कि जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा बताना है। अब जातिवाचक संज्ञा में ऑप्शन में है लड़का, सेना, श्याम और दुख। अब देखिए, इसको भी जानने के लिए सबसे पहले हमको तो परिभाषा सबका जान लेना होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है। अब इसमें से जातिवाचक संज्ञा हमको चुनना है, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। श्याम तो व्यक्ति विशेष है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुख हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। हाँ, अब है यहाँ पे लड़का और सेना। सेना जो है वो हमारा समुदायवाचक हो जाएगा, समूह में सेना, समुदायवाचक संज्ञा। अब लड़का हमारा बच गया सिर्फ, तो ये हो गया लड़का जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का बोलने से सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध होता है, पूरी लड़के जाति का बोध होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही होगा। 1 मार्क्स आपका हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों को हर एक चीज़ का डिफाइन करना है और जान लेना है, तो हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, किन किन शब्दों को ऐड करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब जैसे कि हम लास्ट में लिखे थे त्य, पांडित्य हम बताए, आतिथ्य में थ और ये भी है। ठीक है। तो इन शब्दों को जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा आसानी से बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में पूछे जाने पर आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, आप 1-1 मार्क्स आराम से सिक्योर कर पाएंगे। मेरा प्रयास था कि मैं इतना आप लोगों को समझा दूं, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लें। अगले क्लास में हम लोग प्रत्येक का फिर जो है वो डिफाइन करेंगे। अब अगले क्लास में
सर्वनाम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद हैं। इससे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।